हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको क्वांटिटी ऑफ द चार्ज फाइंड करना है। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट क्यू, जो कि ट्रांसफर हुआ बाय द करंट फ्लो। इतना करंट अगर इतने टाइम में इतना करंट फ्लो कर रहा है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हमने लेक्चर में किया था। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो I है वो 20 एम्पियर है, और टाइम अगर आप देखेंगे 1 आवर और 30 मिनट्स है। तो इसको आपने सेकंड में फाइंड करना है, क्योंकि जो करंट होता है वो एम्पियर में होगा, चार्ज जो है वो कूलम में होता है, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। तो ये आएगा टाइम 5400 सेकंड, इतने सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज आएगा आपके पास 10.8 इंटू 10⁻⁴ कूलम। तो ये आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं एक सेकंड में किसी वायर से पास हो रहे हैं जब 1 एम्पियर करंट। मतलब क्या है क्वेश्चन का, ध्यान से देखें। मगर अगर आपके पास ये वायर है, ठीक है, मान लो इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपको क्या बताना है, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, कितने पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मतलब यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपको फाइंड करने हैं, n/t फाइंड करना है। ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Q अपॉन T के इक्वल होता है। और Q की वैल्यू अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन की, तो इसमें Q इज इक्वल टू NE होता है। तो यू हैव टू कैलकुलेट n/t। तो n/t कैलकुलेट करेंगे तो इस E को इधर डिवाइड कर देंगे, तो I/E के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और I आपको दे रखा है, ठीक है, I आपको गिवन है, और E की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है। करंट कितना दे रखा है आपको, 1 एम्पियर, और E की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसका आंसर आएगा E। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इन द कंडक्टर 3000 कूलम चार्ज एंटर। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, इसमें से 300 कूलम चार्ज अंदर एंटर कर गया है, और 300 कूलम ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन टाइम 10 मिनट्स। ठीक है, तो आपको 10 मिनट्स के लिए इसमें 300 कूलम चार्ज फ्लो करवाया गया। तो आपको ये बताना है कि टोटल करंट इसमें कितना होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q जो होता है वो 300 दे रखा है। टाइम आपको 10 मिनट है, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 5 एम्पियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन आएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर डिपेंड्स अपॉन द टाइम। तो मतलब आपको यहाँ पे I दे रखा है, I इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, आपको चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, टाइम की लिमिट आपको दे रखी है इतने से लेकर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पे I की वैल्यू दे रखी है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट Q। और हमें पता है कि I जो है, देखो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। हमें पता है कि dQ अपॉन dt इज इक्वल टू I है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पहले तो dQ की वैल्यू लिखनी होगी। तो dQ किसके इक्वल होगा, I dt। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ से आ गई 3t² प्लस 2t प्लस 5।
ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे dt और विच इज इक्वल टू dq। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे आ गया q और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट आएगी 0 to 2 क्योंकि आपको लिमिट दे रखी है इस टाइम की। ठीक है, और उसके बाद 2 और यहाँ पे आएगा t² डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 5t और यहाँ पे आएगा 0 to 2 0 to 2। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। आगे इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने। देखो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2 अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 2 स्केयर प्लस यहाँ पे 2 माइनस 0 आएगा और इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 22 कूलम इसका आंसर आएगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है कितने फ्लो करेंगे। मतलब करंट की वैल्यू आपको गिवन है 3.2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आपको गिवन है 3.2 एम्पियर और उसके बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने 1 सेकंड में। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम आपको दे रखा है 1 सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है और इसको हम लिख सकते हैं NE अपॉन T और आपको यहाँ पे N फाइंड करना है। तो N किसके इक्वल होगा, I इंटू T डिवाइडेड बाय E विच इज इक्वल टू N। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि I की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। I आपको गिवन है 3.2, टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो यहाँ से आप N कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और N की इसमें वैल्यू कितनी आएगी, 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 19। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि 2 पे कैंसिल हो रहा है और 19 आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे N की वैल्यू आएगी। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, इसका आंसर बी आएगा। तो यहाँ पे 19 है ना, तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 19। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद है इन द क्लोज सर्किट। ठीक है, द करंट I इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज गिवन बाय। तो मतलब आपको I की वैल्यू दे रखी है 4 माइनस 0.08 t। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। I की वैल्यू दे रखी है और टाइम की वैल्यू भी दे रखी है आपको 50 सेकेंड। ठीक है, I की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये, ठीक है, तो N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरीके से करेंगे, देखो I इज इक्वल टू, आपको पता है कि I की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है dq अपॉन dt होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, dq इज इक्वल टू I dt। तो I की वैल्यू है 0.008 इंटू dt। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान से देखें, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है, और इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो याद रखो 4 dt, पहले तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, 0.08 इंटू dt और यहाँ से q आएगा। ठीक है, अब पहले तो यहाँ से इसकी लिमिट लेके चलेंगे 0 to 50, क्योंकि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं इन 50 सेकेंड। तो 0 से स्टार्ट होके 50 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 4t माइनस 0.08t। ठीक है, यहाँ पे 0.08, यहाँ पे t था, यहाँ पे भी t था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, t आएगा, यहाँ पे t स्क्वायर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जो लिमिट लेके चलेंगे वो 0 to 50 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे भी 0 to 50। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो ये आपके पास आएगा टोटल चार्ज आएगा, मगर आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको n फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप पहले तो q की वैल्यू फाइंड करेंगे, और q आपको पता है किसके इक्वल होता है, n इंटू ई के। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी, ठीक है, वो आएगी आपकी 100 कूलम, और उसके बाद आपने इसमें से n फाइंड करना है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय ई, 100 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ठीक है, आई थिंक ये आपको बात क्लियर होगी। और एक बात याद रखिए, बार बार एक मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, आप ये नंबर जरूर याद रखिए। देखो कई बार मुश्किल हो जाता है इसको डिवाइड करना, तो ये आप याद रखें, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखें। ठीक है, 1.6 इसकी वैल्यू हमेशा याद रखें, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18, ये वैल्यू आप फिक्स याद रखें, इतनी होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रख ले क्योंकि बार बार काम आएगी। और उसके बाद आपको पता है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया, देखो 1 अपॉन दिस, तो इसकी वैल्यू तो इतनी आ गई, और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको n मिलेगा, तो यहाँ से आपको जो n मिलेगा वो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 20। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन नंबर 7। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R दे रखा है हमें 100 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, कैपिटल R लिख लें इसको। ठीक है, और उसके बाद अब देखें ये कैपिटल R है, और रेडियस आपको दे रखा है वायर का इतना। इट रीकास्ट इनटू अ वायर ऑफ रेडियस, मतलब इसको रीकास्ट किया गया, रीकास्ट का मतलब है इसको मेल्ट करके दोबारा बना दिया गया। ठीक है, दोबारा मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया गया, मगर इसका रेडियस जो है वो पहले से आधा कर दिया गया, r/2। तो एक बात याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली क्या है कि जैसे ही अगर हम वायर का कभी भी वायर को अगर हम क्या करें, स्ट्रेच करें या मेल्ट करके रीमोल्ड करें, ठीक है, तो एक बात याद रखिए, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे, मतलब पहले वायर मान लो ऐसी थी, ठीक है, अब इस वायर को ऐसा कर दिया गया, तो वॉल्यूम जो है, रेडियस हाफ हो गया, ठीक है, मगर लेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉल्यूम सेम का मतलब ये है कि मान लो इसका एरिया ए था, लेंथ एल थी, इसका एरिया ए डैश कर दिया और लेंथ इसकी एल डैश होगी, मगर ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था वायर का वो क्या था, रो एल अपॉन ए। अब जो वायर का नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इस दोनों को कर दिया डिवाइड। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ये हो गया आर, और नीचे कर दें डिवाइड आर डैश से, तो ये आर रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा एल बाय ए इंटू एल डैश अपॉन ए, तो ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखें, इतना इसको नोट कर ले एक बार क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अपने आप क्या देखा कि एरिया, लेंथ, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम रिमेन सेम। ठीक है, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, ठीक है, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मैंने बताया जैसे ये आएगा एल अपॉन ए, और ये ऊपर चला जाएगा ए डैश अपॉन एल डैश,
तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। अब एक बात देखें, इसी फॉर्मूला में अगर मैं ये कहूं कि पहले रेडियस था आर स्केयर पाई आर स्केयर, ये एरिया हो गया, रेडियस इसका पहले था आर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लेंथ कितनी थी एल, अब हमारे पास जो एरिया आया वो क्या आया, पाई आर बाय 2, आर बाय 2 होल स्केयर, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का एरिया होगा, वायर का जो एरिया देख रहे हैं वो ये एरिया देख रहे हैं, और ये वायर क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं, ये सर्कुलर होता है, और एरिया लेंथ कितनी आ गई एल डैश। तो यहां से क्या कैंसिल हो गया, जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया पाई आर स्केयर अपॉन एल इंटू एल डैश। तो ये पाई आर स्केयर से पाई आर स्केयर हो गया कैंसिल, और एल इज इक्वल टू एल डैश बाय 4 आपके पास ये नई लेंथ आ गई, ठीक है। ये बात क्लियर होगी एल। अब आगे देखें थोड़ा ध्यान से कि ये आपके पास यहां से रेशो मिली आपको एल बाय एल डैश की, ठीक है, और ये आ गया आपके पास 1/4। तो अब क्या करना है, आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है ये r अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और आपको पता है कि एरिया क्या था, अब जो एरिया a डैश है वो है, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय पाई आर स्केयर, ठीक है। तो ये r अपॉन आर डैश किसके इक्वल आया 1/4, ठीक है। और यहां से पाई आर स्केयर से पाई आर कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये भी कितना आया 1/4, ये आर स्केयर बाय 4 आएगा, तो आर से आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1/4 आ जाएगा। अब देखो ये 16 आ गया आपके पास, अब आपके पास आ गया यहाँ पे 16, इस 4 इंटू 4 16, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और आर डैश को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जो आर था वो कितना था 100, अब इसको 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, 16 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आपका नया रेजिस्टेंस आया, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 600 ओम। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वायर को स्ट्रेच किया है, ठीक है, वायर को स्ट्रेच किया, वायर को क्या किया, स्ट्रेच किया ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि वायर की लेंथ को क्या कर दिया, स्ट्रेच टू लिखा हो यहाँ पे, स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब क्या है, पहले वॉल्यूम इतना था, अब इस वायर की लेंथ को कर दिया इतना, ठीक है। तो अगर आप इसमें पहले तो आप यहां से L कैंसिल हो गया, तो इसमें अगर देखें वायर को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ तो डबल कर दी, ठीक है, स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेंथ तो कर दी डबल, मगर एरिया बिकम्स हाफ। तो ये आएगा नया एरिया जो आएगा वो क्या आएगा A/2। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले जो रेजिस्टेंस था वो था रो L बाय A, अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रो L डैश अपॉन A डैश, और इसको हमने कर दिया डिवाइड आर डैश अपॉन आर, तो ये एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। अब आपको यहां से वैल्यू मिलेगी किसकी, ए डैश इक्वल टू क्या है, ए डैश की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं एल डैश अपॉन ए बाय 2 इंटू ए अपॉन एल विच इज इक्वल टू आर डैश अपॉन आर। तो यहां से ए से हो गया ए कैंसिल, ठीक है, यहां से ए कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, उन्होंने कहा था ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अब जो नई लेंथ है वो कितनी है 12, और ये 2 ऊपर जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करोगे 12 की, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और ये ठीक है आपके पास आएगा आर डैश अपॉन आर, तो मतलब 4r इज इक्वल टू आर डैश। तो ये तो है जब आप इसको बोर्ड में करोगे, और अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि इतना सारा कुछ सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके लिए आप सीधा सीधा देखो, इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आपका आंसर तो आपको समझ आ ही गया क्या है। अब मैं शॉर्टकट बताता हूं जिससे आपको ये बात क्लियर होगी। जब भी कभी लिखा हो कि स्ट्रेच टू ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेच टू लिखा हो मतलब पहले लेंथ कितनी है इतनी, अब इसकी डबल हो गई, इसका मतलब होता है स्ट्रेच टू। अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी 2l है। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुने, अब इसमें क्या देखो, स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो आपने सीधा सीधा क्या रखना है,
नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो n स्क्वायर r आएगा। ये है शॉर्टकट। मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे 2 पुट कर दें तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4r मिलेगा, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। आगे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अभी सीधा सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन इट इज स्ट्रेच। उसको स्ट्रेच किया गया, अब उसकी लेंथ को क्या कर दिया, स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 0.05 है, बाय 0.05। इसका मतलब क्या है, जो उसकी लेंथ है ना उस इतने परसेंट पहले से इतने परसेंट कर दी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। एक बात तो याद रखें, जब भी कभी स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। तो वॉल्यूम क्या होता है, AL, तो इसका मतलब AL होगा कांस्टेंट। AL हो गया कांस्टेंट, तो इसका मतलब AL इज इक्वल टू, तो यहां पे आप लिख सकते हैं log A प्लस log L। याद रखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर हम दोनों तरफ log ले रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर मैं दोनों तरफ log ले रहा हूं तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log AL इज इक्वल टू log कांस्टेंट, log AL इज इक्वल टू log कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका M और ये हो गया N, और एक फॉर्मूला होता है log MN। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log M प्लस log N। तो इसका मतलब ये आ गया log A प्लस log L। तो ये पहली बार कर रहे हो तो इसको आपको इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो ये हो गया log any कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, ध्यान से देखें। इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो याद रखिए कि log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x dx, 1/x dx। तो ये याद रखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये log x की डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, अब उसी तरीके से log a की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dA/a प्लस dL/L। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है और इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 0। तो मतलब ये आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से, मगर आप सीधा सीधा याद रखें कि फाइनली आपको जो ये रिजल्ट मिला है, तो आगे से आपको क्या करना है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पता लगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दें, आपने लिखना है ए की जगह पे डेल्टा A/A, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू ए, एरिया में चेंज आया, लेंथ में चेंज आया, तो आया कहां से रिलेशन, ये समझ आ गया, तो इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला आपको सीधा सीधा याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो अगर एरिया में चेंज आया, ठीक है, तो लेंथ में चेंज आया, एरिया में चेंज आया, ठीक है, ओवरऑल आपको पता लग गया कि डेल्टा A/A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा L/L। तो इसका मतलब जिस हिसाब से एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी, ये तो आपको पता है कि नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है। जिस रेशो में एरिया चेंज होगा उस रेशो में लेंथ में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम सिंपली मैग्नीट्यूड में लिखें कि दोनों की रेशो सेम है, दोनों की रेशो सेम है। अब देखो आपको पता है कि डेल्टा R/R किसके इक्वल होगा, ठीक ठीक है, तो रो तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा L/L प्लस डेल्टा A/A। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों की मैग्नीट्यूड में बराबर है देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया डेल्टा L/L और इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इंटू 2 कर दिया और ये आ गया आपका डेल्टा R/R। अब वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रेच टू इंक्रीज इन लेंथ बाय ट्वाइस। तो अगर उसकी लेंथ को स्ट्रेच बाय ट्वाइस किया गया है तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 याद होगा, जैसे कि आपने एरर में भी किया था ये चीजें, डेल्टा R/R इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा L/L इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0.5 है। तो आंसर आएगा आपका 1%। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। में क्या कहा गया, पीस ऑफ कॉपर इज टू बी शेप्ड इनटू कंडक्टिंग वायर ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब आपके पास एक वायर है, आपने क्या करना है, इसको ऐसे शेप करना है कि
ठीक है, क्या ऐसे शेप करना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, इन चारों में से आपको सबसे ज्यादा सुटेबल बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें लेंथ एल कर दे, डी कर दे, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ पहले ही एल है और इसका जो डी डायामीटर है वो पहले ही डी है, कह रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना, तो ये तो पॉसिबल नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं कि अगर इसकी लेंथ को डबल कर दें, स्ट्रेच करके डबल कर दें और डायामीटर को हाफ कर दें, तो आपको पता है कि रो एल अपॉन एरिया होता है, और रो का रो हो गया, एल का एल हो गया, और एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, डायामीटर होता है डी बाय टू इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन बचेगा एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखें इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहली ऑप्शन में दे रखा है 2L और 2L इसमें भी दे रखा है, तो लेंथ अगर डबल करें तो रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, चलो ये बात तो ठीक है। इसका मतलब इसमें लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगी। मगर उन्होंने यहाँ पे ध्यान दें कि अगर ये दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, या ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा, तो इसमें डायामीटर तो सेम रखा है, इसमें डायामीटर का कर दिया हाफ, तो जब डायामीटर का हाफ करेंगे ना, ठीक है, डी बाय टू और करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सुटेबल ऑप्शन जो आएगी वो क्या आएगी, 2L एंड डी बाय टू। इसका मतलब लेंथ को आप डबल कर दो और डायमीटर को अगर हाफ करोगे तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ डायामीटर, तो आपको डायामीटर दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, कैरीज अ करंट, तो आपको आई की वैल्यू दे रखी है 90 मिली एम्पियर, और आपको करंट डेंसिटी फाइंड करनी है, तो करंट डेंसिटी आपको जे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जे कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए आई अपॉन ए, सिंपल। तो आई आपको पता है कि 90 इंटू 10⁻³ एम्पियर है, मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, और जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो J इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया कि अप्रोक्सीमेटली आप इसको 3 ले लो फॉर इजी करने के लिए। ठीक है, और यही आ गया 0.1 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। मगर यहाँ पे ये देखें, ये तो डायामीटर दे रखा है ना, यहाँ पे रेडियस है, तो ये क्या करेंगे, डायामीटर का हाफ लिखेंगे, यहाँ पे टोटल का हाफ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा, तो ये जे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁷, तो इसकी ऑप्शन आएगी ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ the wire of being drawn made to thinner such that the length of the wire L increase and the radius decrease, its resistance finally proportional to। तो आपको ये बताना है कि किसी वायर को क्या किया गया, उसको बहुत पतला बना दिया गया इस तरीके से कि लेंथ ऑफ द वायर L लेंथ इंक्रीज कर दी और रेडियस और आर जो है वो डिक्रीज कर दिया। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो और ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये तो आपको पता ही है। और उसके बाद अगर मैं एल को एल लिख दूं, ठीक है, और एरिया को अगर मैं लिख दूं पाई आर स्क्वायर, एरिया को मैं लिख दूं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें, अगर इसकी बात करें अभी, इसमें रिलेशन क्या बनेगा, आर स्क्वायर तो हो गया यहाँ तक, तो चलो ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपको पता है कि वायर का जो वॉल्यूम है, क्या एल की फॉर्म में अगर आर को देखें तो कैसा आएगा, आपको पता है कि इसका एरिया ए हो गया और इसकी लेंथ हो गई एल। ठीक है, तो आपको पता है कि ए इंटू एल इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ए इंटू एल इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और इसका और आगे एक्सटेंड करूं तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो चुकी है आपको। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुने कि यहां से आपके पास वॉल्यूम में आ गया, लेंथ की फॉर्म में आ गया। अब
थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसमें चेंज क्या करना है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। तो क्यों ट्रिक लगा रहे हैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे रो, और अगर इसी इक्वेशन इसको मैं क्या करूं, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू एल। ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। देखो इसको मैंने वॉल्यूम बना दिया और नीचे भी एक पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें, दोनों को मैंने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब नीचे भी एक पाई आर स्क्वायर है, तो यहां पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर पावर 4। तो इसका मतलब रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4। तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखें ध्यान से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे एल को इंक्रीज कर दिया और आर को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आर को डिक्रीज किया हमने, रेडियस को क्या किया, डिक्रीज किया। ठीक है, अब देखो अगर वायर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कैसे किया हमने, उसको खींचा है तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ये इसी वजह से मैंने इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखा। तो मतलब जैसे ही वायर को आप स्ट्रेच करेंगे, एक तो उसका रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आता और दूसरा उसके वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसे वायर को स्ट्रेच करेंगे, तो इसका मतलब तभी सारी इक्वेशन में हमने उसको वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/r⁴ आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, मतलब आपके पास एक वायर है, और जिसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है इस तरीके से लैम्डा चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। ठीक है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। तो इसके ऊपर क्या किया गया, मतलब इसको किसके बीच में रखा हुआ है, एक सिलेंडर के बीच में इसको रखा हुआ है। इस तरीके से एक सिलेंडर के बीच में इसको रखा हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर के बीच में इसको रखा हुआ है इस तरीके से, और ये वायर है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा है कि जब टाइम जीरो है द स्पेस इनसाइड द सिलेंडर इज फिल्ड विद मटेरियल, मतलब जब टाइम जीरो था एट टी इज इक्वल टू जीरो, पहले इसके अंदर एयर थी और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इसके अंदर हम कोई मटेरियल फिल कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर कोई ही मटेरियल फिल किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई मटेरियल फिल किया जा रहा है, तो हमने इसके अंदर मटेरियल फिल कर दिया, ये सारा मटेरियल इसके अंदर फिल किया जा रहा है। चलो, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब इसके अंदर जो मटेरियल फिल किया जा रहा है, जैसे ही आपने इसके अंदर मटेरियल फिल किया तो क्या होगा, आपको पता है कि बीच में जो वायर है, ये जो बीच में आप वायर देख रहे हैं, ये कंडक्टिंग, इसके ये कंडक्टिंग वायर होगी ना, ये भी वायर कंडक्टिंग है। ठीक है, और ये मटेरियल भी कंडक्टिंग है और सिलेंडर भी कंडक्टिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, द पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये तो आपको पता है क्योंकि ये कंडक्टर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस वायर के ऊपर सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर इसके पास जो चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको पता है ना क्या होता है कि क्यू अपॉन एल। तो चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर बहुत चार्ज था, जैसे ही अंदर मटेरियल फिल किया तो ये चार्ज बाहर की ओर फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे ही ये चार्ज बाहर की ओर फ्लो होना शुरू हो गया तो एट द एंड इसके ऊपर जो लैम्डा आ जाएगा, फाइनली इट बिकम्स जीरो। तो इसका जो लैम्डा है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मान लो किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते भी हो तो ये चार्ज अपने आप बाहर की ओर फ्लो करता है। अगर बीच वाला मटेरियल कंडक्टिंग है, तो सारा मटेरियल कंडक्टिंग है, तो ये चार्ज बाहर की ओर फ्लो करेगा। इसका मतलब
फाइनली इस वायर के ऊपर क्या चार्ज बचेगा, तो इस वायर के ऊपर जो चार्ज बचेगा वो जीरो बचेगा एंड में। और जब चार्ज जीरो है तो इसका मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो आपको ये तो समझ आ गया कि करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है, ये आपको लेक्चर में बताया था। और एट द एंड क्या हो गया, आई बिकम जीरो देन जे बिकम जीरो। टाइम जब एंड हो जाएगा तब क्या होगा, जे बिकम्स जीरो। तो ये समझ आ गया जे बिकम जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इट स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड। अब देखो जैसे ये आउटसाइड मूव किया तो इसका मतलब करंट डेंसिटी बिकम जीरो। तो एक बात तो क्लियर होगी यहाँ से कि ये ग्राफ इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टाइम जीरो, मतलब इसमें जे जो है वो जीरो नहीं हुआ, इसमें भी जे जीरो हो गया, देखो इसमें भी। तो अभी तीन पॉसिबिलिटी बाकी है, तो एक पॉसिबिलिटी समझ आ गई कि इसमें जे जीरो आफ्टर सम टाइम जो है वो क्या होगा, इसके अंदर जो जे की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो किसी भी ग्राफ में जे जीरो दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा था जीरो, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। चलो अब आपको एक लॉजिक क्लियर हो गया कि इसमें करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। और ये आगे बताया कि इसके अंदर जो मटेरियल फिल किया है उसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। इस मटेरियल की परमिटिविटी वो है एप्सिलॉन, ठीक है। और कंडक्टिविटी है इसमें सिग्मा। तो आप देख रहे हैं इसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं, सिग्मा, कंडक्टिविटी, तो किसी ना किसी तरीके से हम ये इक्वेशंस को में लेके आएंगे। कैसे आएंगी ये, ठीक है, इसको ध्यान से देखें। अब देखो, आपको पता है कि उन्होंने ये भी कहा कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो ओम्स लॉ आपने एक तो पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, और एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी पढ़ा है, जब वायर के अंदर की बात हो रही है, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं इसमें। तो ये आपने रिलेशन पढ़ा था, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। और यहाँ पे E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वायर का। और ये भी आपने पढ़ा है कि वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने देखना है किसी भी पॉइंट पे, तो गॉसिस थ्योरम की हेल्प से हमने ये लॉ प्रूव किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इसमें से निकाली थी। और यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एयर होती तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखते। अब एयर नहीं है, इसके अंदर मीडियम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जैसे जैसे इसमें चार्ज वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले वायर के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज था स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे चार्ज बाहर की ओर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट भी, चार्ज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज कॉल्ड करंट। और ये जो आई आप देख रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रिलेशन से देखें, ऊपर ये वाले रिलेशन से आई को आप क्या लिख सकते हैं, जे इन टू ए विच इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। और ये Q क्या है, वायर के ऊपर चार्ज। और इसके बारे में भी आपको बताया कि Q जो होता है लैम्डा इंटू एल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि D अपॉन डी टी, और यहाँ पे लैम्डा इंटू एल। ये बात आपको यहाँ तक क्वेश्चन का टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने इसमें फाइनली निकालना क्या है, हमने यहाँ पे करंट डेंसिटी का टाइम के साथ रिलेशन निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी वेरी कैसे कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो चार्ज है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो करंट भी कम हो रहा है, तो करंट कम होगा तो आपको नेचुरली बात है कि करंट कम होगा तो जे के अंदर भी वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से देखो, जे इंटू ए इज इक्वल टू लेंथ जो है वो किसकी लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे जो L है वो क्या है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन जो बनाया ना, ये रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये पुट की है हमने। ये E और ये R जो है वो क्या है, एक पॉइंट तक हमने यहाँ पे मान लिया, ये डिस्टेंस है R। और ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल R है, ये इट इज कैपिटल R, तो ये कैपिटल R है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है। और ये एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ता है, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया था, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास L जो है वो तो फिक्स है, तो इसका मतलब D लैम्डा अपॉन डी टी, ये देखो ध्यान से इसको समझो कि एक तो ये D लैम्डा अपॉन डी टी क्या है, ये धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव में लेके चलूंगा, तो मतलब ये माइनस डी लैम्डा अपॉन डी टी लिखा जाएगा। ये यहाँ पे ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है, माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज खत्म हो रहा है, इंटू एल, और इज इक्वल टू जे इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है।
उसके बाद अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम एरिया की। इसमें एरिया क्या लेके चलेंगे। नॉर्मली जब आप देखते हो कि किसी वायर, ये वायर आपके पास, इसमें से करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेंथ किसको बोलते हो आप, इसको आप लेंथ बोलते हो, और एरिया आप ये बोलते हो। लेंथ करंट के पैरेलल मानी जाती है, ठीक है ना, और एरिया करंट के परपेंडिकुलर माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या देखो, इसमें मैंने अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, करंट की डायरेक्शन में देखेंगे तो वो लेंथ होगी और करंट के परपेंडिकुलर वो एरिया होगा। अब इसमें करंट तो इधर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये तो लेंथ होगी, ये जो है वो लेंथ होगी जो इसका रेडियस हम लेके चले, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या हो गया, एरिया जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एरिया, इसके जो परपेंडिकुलर एरिया है वो क्या है, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल। इस सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो अगर इस सिलेंडर को अगर मैं टॉप से देखूं तो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। इसके जो परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है, इसके जो परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है, इसका एरिया आपने लेके जाना है 2 पाई आर एल। तो इसमें से एल हो गया कैंसल, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो रिलेशन मिला वो क्या रिलेशन मिला आपको, कि ये जो जे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे जे देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से उठाई इसकी वैल्यू जे की और जे को यहाँ पे किया पुट, तो ये आ गया सिग्मा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी अपॉन डी टी। तो ये स्टेप में माइनस, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे माइनस को आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। बस फाइनली आप याद रखें कि हमने निकालना क्या, जे और टी के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, देखो ध्यान से, यहाँ पे बचा सिग्मा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी अपॉन डी टी। अब इसमें ध्यान से देखें, ये नेगेटिव को मैं इस साइड पे लेके जाता हूं तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया ना, नेगेटिव का मतलब देखो, यहाँ से देखो ध्यान से, कुछ आइडिया हमें ग्राफ से मिल रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो सारे डिक्रीज हो रहे थे, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि ये जो आपको लिखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, विच इज इक्वल टू लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है, डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, और इधर आ जाएगा डी टी। ये डी टी को इधर ले जाओगे, लैम्डा एक साइड, लैम्डा वाले एक साइड पे, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। उसके बाद देखें आगे क्या होगा, अभी बाकी है पिक्चर। तो ये आ गया डी टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे आपको पता है कि इसकी लिमिट क्या होगी। देखो पहले था इसके पास चार्ज लैम्डा नॉट, मान लो अब किसी भी टाइम पे इसके ऊपर लैम्डा है, और इसका टाइम पहले था 0, अब किसी भी टाइम हो गया टी। अब इसकी अगर आप डिफरेंस इंटीग्रेशन करें तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या आ गया टी, इसकी इंटीग्रेशन टी आ गई, ठीक है। और उसके बाद इधर से आएगा आपके पास रिलेशन में, तो ये डी एक्स अपॉन एक्स, तो याद रखिए डी एक्स अपॉन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग एक्स होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल लॉग लैम्डा, और यहाँ पे आएगा लैम्डा नॉट, और ऊपर आएगा लैम्डा। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी, तो नेचुरल लॉग लैम्डा माइनस लैम्डा नेचुरल लॉग लैम्डा नॉट, और ये होता है आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग एम माइन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, नेचुरल लॉग लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। बस थोड़ा सा और रह गया। अब मैथमेटिकली क्या होता है, लॉग को अगर आप इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, ई पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी, विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा किसके इक्वल आया, लैम्डा नॉट ई पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी। तो चलो फाइनली
यहां तक आपको मेरी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब तो इसमें देखिए जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा, आपको पता है लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन एल। तो जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा, आप ये वैल्यू उठा के देखो, ये वैल्यू आपने उठानी है इधर से और कहाँ पुट करनी है, ध्यान से देखो, इस रिलेशन में, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है आप लिख लो एक बार कहीं पे, ये वैल्यू आपने उठा के इस रिलेशन में पुट करनी है, इस रिलेशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ J इज इक्वल टू सिग्मा, और ये आ गया आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या पुट की है, लैम्डा नॉट ई पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो यहां से आपको सीधा समझ आ गया कि J जो है वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली चेंज वाला जो ग्राफ होता है वो ये वाला ग्राफ होता है, याद रखिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। आगे से कभी भी आप ऐसा ग्राफ देखेंगे तो आपको एटलीस्ट 2-3 बातें इसमें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। तो देखो जैसे कि मान लो ये वायर है, ठीक है, अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और ये इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया में से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखें। और अगर कभी एरिया इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से हो, तो नॉर्मल हमारा इस तरीके से होगा और करंट जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। करंट है इस तरीके से जा रहा है और जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हमेशा, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल होगा, ठीक है। और अगर मैं ए वेक्टर, एरिया वेक्टर के कंपोनेंट बनाऊं, तो एरिया वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे तो इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो करता ही नहीं है, तो करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ठीक है। एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेके चलेंगे, कॉस थीटा कंपोनेंट लेके चलेंगे। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अ मेटल वायर ऑफ सर्कुलर एरिया रेजिस्टेंस R1, द वायर इज नाउ स्ट्रेच। मतलब मान लो ये एक वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। इस वायर को स्ट्रेच कर दिया और वायर की लेंथ इंक्रीज कर दी। एक बात याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ही हमने वायर को स्ट्रेच किया तो एरिया इसका डिक्रीज हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, मगर वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो ए डैश एल डैश, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। तो लेंथ कितनी कर दी, डबल कर दी, एंड द डेंसिटी अज्यूम रिमेन सेम। तो लेंथ डबल कर दी, डेंसिटी क्या है, जो डेंसिटी कह रहे हैं, डेंसिटी अज्यूम टू बी सेम, और रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, R1/R2 करेंगे, ठीक है। रो तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, L/A, और इधर क्या आएगा, L डैश, ऊपर आएगा A डैश। तो जो नई लेंथ आई है L डैश जो है, ये क्या है, ट्वाइस है, पहले से डबल होगी, तो L से L कैंसिल हो गया। तो जो न्यू एरिया आएगा वो पहले से हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे। तो R1/R2 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय A, और यहाँ पे क्या आएगा, 2L, ठीक है। और यहाँ पे एरिया की जगह पे 1/2 आ जाएगा, और ये L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 आ गया। मगर क्वेश्चन में हमें चाहिए R2/R1, तो R2/R1 की वैल्यू क्या आएगी, 4/1। तो 14th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इट विल बी सी। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, R1/R2 चाहिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, दो कंडक्टर हैं सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनकी लेंथ भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो कंडक्टर ए इज अ सॉलिड वायर ऑफ डायमीटर 1.0, तो एक सॉलिड वायर है जिसका डायमीटर है 1.0, एंड द कंडक्टर बी इज होलो ट्यूब आउटसाइड डायमीटर, और अलग अलग डायमीटर हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें आपको अगेन क्या फाइंड करना है, R1/R2 ही फाइंड करना है, ठीक है। मतलब
ए बाय बी फाइंड करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द टू कंडक्टर ए आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ सेम लेंथ। मतलब मटेरियल सेम है, पहली बात मटेरियल यहाँ पे सेम है और लेंथ भी सेम है। ए जो है एक सॉलिड वायर है, ये आपके पास ए है और ये एक सॉलिड वायर है। तो सॉलिड वायर का मतलब फिल्ड अप ऑफ मटेरियल, तो इसमें मटेरियल फिल्ड अप है और इसकी जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, और दूसरा जो है लेंथ सेम है मगर इसका जो डायामीटर है ए का जो डायामीटर है वो 1.0 मिलीमीटर है। ठीक है, और जो बी है वो होलो है। ठीक है, बी होलो है। ठीक है, उसमें जो इसका डायमीटर दे रखा है, होलो का मतलब अंदर से खाली है। ठीक है, इसमें जो डायमीटर दे रखा है वो दो डायमीटर दे रखे हैं, एक तो आउटसाइड जो डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर अगर मैं बाहर की बात करूँ ये बाहर तक का। ठीक है, और एक अंदर तक का डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है, ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर। ठीक है, ये बाहर का डायमीटर हो गया यहाँ से लेकर बाहर तक। ठीक है, दो डायमीटर दे रखे हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, दोनों की लेंथ सेम है, मटेरियल अगर सेम है तो मतलब रो सेम है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। तो सबसे पहले अब आपको ये पता है कि अगर मैं ये वायर की बात करूं ए वायर की और ये वायर होगी बी वायर, एक वायर ए है और एक वायर बी है। ठीक है, तो जो ए डैश है इसका जो हम एरिया लेके चलेंगे वो एरिया क्या लेके चलेंगे, एरिया ये वाला सिर्फ एरिया लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाला जो एरिया है टोटल, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो खाली है, इस तरीके से इसका जो होगा वो होगा R2 स्केयर माइनस R1 स्केयर। तो माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एरिया लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे आउटर माइनस इनर का, इसका माइनस करेंगे। ठीक है, और सिंपल है, आर ए अपॉन आर बी आपको फाइंड करना है, आर ए अपॉन आर बी। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, लेंथ सेम है तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, रो भी सेम है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या बचा आपके पास, ए डैश अपॉन ए बचा। ठीक है, आर ए अपॉन आर बी, बी वायर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो ए डैश लेके चल रहा हूं मैं और इसका जो एरिया है वो ए लेके चल रहा हूँ, ए का ए एरिया लेके चल रहा हूँ और बी का एरिया ए डैश जो कि हमने निकाल दिया है। अब इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू ए डैश कितना आ गया आपके पास, पाई R2 स्केयर माइनस R1 स्केयर डिवाइडेड बाय इसका जो एरिया है वो सिंपल लेके चलेंगे। ठीक है, पाई आर स्केयर, और ये हो गया कैंसल। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू और इसमें R की वैल्यू, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो याद रखिए मिलीमीटर में दे रखा है तो आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आउटर और इनर, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। टेक्निक मैंने आपको बता दी है कैसे करना है। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा, ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, टू वायर्स हैं, दो वायर दे रखी हैं, वन लेंथ दे रखी है 1 मीटर एंड अदर लेंथ 9 मीटर। तो मतलब एक वायर ये है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और दूसरी वायर ये है जिसकी लेंथ है 9 मीटर, इसकी लेंथ है 9 मीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, दोनों का आर सेम है, द डायमीटर की रेशियो फाइंड करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायमीटर की हमने रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। इसमें जो आर है वो है रो एल अपॉन ए। ठीक है, ए, ये याद रखें। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ये नहीं बता रखा कि लेंथ तो सेम, लेंथ तो डिफरेंट दे रखी है। ठीक है, लेंथ उन्होंने कहा है कि डिफरेंट है, ये देखो टू वायर्स वन ऑफ लेंथ दिस एंड सेम रेजिस्टेंस है, मतलब एरिया की उन्होंने बात नहीं की। यहाँ पे बात याद रखे, एरिया की बात नहीं की। तो ये फर्स्ट वायर है, इसकी लेंथ मैं L1 मान लेता हूँ और इसकी एरिया मैं A1 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस इसका हो गया R1 और R2। दूसरी वायर के लिए रेसिस्टिविटी तो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, क्योंकि दोनों कॉपर की बनी हुई हैं, तो ये L2 अपॉन A2 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों का R1 और R2 दोनों सेम है, R1 और R2 दोनों सेम है। अगर R1 और R2 सेम है तो ये क्या है, रो L1 अपॉन A1 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ठीक है, तो यहां से रो हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, L1 A1
L2 A2 बचा, ठीक है। L1 बाय L2 इक्वल टू A1 बाय A2। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आगे ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू A1 अपॉन A2, और ये किसके इक्वल है, आपको पता है एरिया है वो किसके इक्वल होता है, पाई R1 स्केयर डिवाइडेड बाय पाई R2 स्केयर, ठीक है। अब लेंथ एक की लेंथ दे रखी है 1, इसकी लेंथ 1 दे रखी है और इसकी लेंथ दे रखी है 9, तो ये कैंसिल हो गया। तो R1 बाय R2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय 9। तो इसमें से अगर आप इस स्केयर को इधर रूट करोगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, इधर से स्केयर कैंसिल करके, तो R1 बाय R2 क्या आ गया आपका 1 बाय 3। तो इसका जो आंसर आएगा 16 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। 16 का आंसर जो आएगा वो बी आंसर आएगा। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट थ्रू फॉलोज ओम्स लॉ, तो ये कौन सा ग्राफ होता है, तो 17 में तो सीधा ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ओम्स लॉ तो आपको पता ही है क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर के लिए इधर अगर I है तो इधर अगर V है तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। और आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि V अपॉन आई हमेशा किसके इक्वल होता है, tan थीटा, मतलब ये स्लोप बताता है, ठीक है। और स्लोप हमें क्या बताती है, आर बताती है। आर यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो 17th का आंसर आ गया ए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है देखो उन्होंने कहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये 18th क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले। 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और दूसरी जो वायर है वो है सेम मटेरियल की और उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। उसके बाद इसका जो डायामीटर है वो 0.155 इसका डायामीटर है, ठीक है। और अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूं तो इसका जो डायामीटर आपको गिवन है 0.31 डायामीटर इसका गिवन है। अब करना क्या है, दोनों में मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी, मगर लेंथ अलग अलग है और डायामीटर भी अलग अलग है, मगर आपको इसका रेजिस्टेंस गिवन है 4.2 ओम और आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी लेंथ है L1 और एरिया है A1, ठीक है। और दूसरे का अगर मैं बात करूं R2, ठीक है, तो R2 कितना है आपका रो और इसकी लेंथ L2 है और एरिया क्या है A2। मगर इसमें डायामीटर की बात कर रहा है तो आपको भी पता है कि डायामीटर की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ है A1 एरिया A1 और ये हो गया आपका L2, तो एरिया ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और लेंथ नीचे आ जाएगी। अब इसमें आपको क्या गिवन है, देखो R1 आपको गिवन है, ये आपका R1 है, L1 गिवन है, L2 गिवन है, ठीक है। अब एरिया की जगह पे अगर मैं बात करूं तो हमें चाहिए यहाँ पे डायामीटर, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं L1 L2 जो हमें पता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एरिया की तो एरिया क्या होगा, इस वायर की बात कर रहे हैं तो एरिया इसका कितना होगा, पाई इंटू डी 2/2 होल स्क्वायर। डी मतलब D2 क्या है यहाँ पे, डायामीटर है, और डिवाइडेड बाय अगर मैं A1 की बात करूं तो पाई D1/2 होल स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें सिंपल बात है। सबसे पहले आपको इसमें क्या फिल करना है, L1 और उसके बाद L2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू D2 स्केयर बाय D1 स्केयर, ठीक है। तो इनमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू करनी है पुट और आपको R2 फाइंड करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, ठीक है, मतलब 25.2 ओम, तो ये इसका आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
19th क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो, MHO। मतलब आपको पता है कि रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और आपको पता है जो आर है इसके यूनिट होते हैं ओम। ठीक है, और तो जी के यूनिट क्या होंगे, MHO, या फिर ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं आप। तो ये स्टेटमेंट तो है ठीक। आगे चलते हैं अगली स्टेटमेंट पे। अगली जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, तो जो कंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें, कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो बताओ कि उसकी जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या चेंज होगा, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्ट तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो कम होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टेंस जो है कंडक्टर की डिक्रीज, ये कम होती है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ द रेडियस ऑफ द मेटालिक वायर डबल देन द रेजिस्टेंस बिकम 1/4, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मैं अपने कई न्यूमेरिकल किए हैं। अगर लेंथ जो है डबल कर दें, इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज डबल एंड इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज, तो ये भी बात सही है। अब क्वेश्चन ई में देखें, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट फॉर नॉन ओमिक, मतलब जो ओमिक डिवाइस होते हैं ना, जो ओमिक डिवाइस होते हैं, इधर वोल्टेज इधर करंट, तो इनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ई स्टेटमेंट है, इन्होंने ये ई स्टेटमेंट लीनियर किसके लिए होती है, लीनियर स्टेट ये होता है किसके लिए, ओमिक डिवाइस के लिए। और नॉन ओमिक डिवाइस जैसे कोई सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके लिए ये ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ये आप आगे पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर चैप्टर में। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया वायर स्ट्रेच किया, मेक इट 0.1% लॉन्गर, तो उसको खींच के कितना लंबा कर दिया, 0.2%, इतना और ज्यादा उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, मतलब इतनी लेंथ उसकी पहले से और ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लॉग वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करवाया था, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल अपॉन एल, मैंने पीछे करवाया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है, 0.1% इंक्रीज हुई है। तो रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा, तो होगा इसका आंसर 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग वायर इज दिस, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेच 2 लिखा हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। अब इनमें क्या फर्क है, देखो अगर वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेच बाय, तो इसका मतलब जितनी लेंथ पहले थी उतनी का 25% और ऐड कर दिया, मतलब नई लेंथ अब आपके पास ये है। तो ये मतलब होता है जब वहां पे लिखा है स्ट्रेच बाय, स्ट्रेच बाय का मतलब ये होगा। ठीक है, अब आगे देखें, उसकी लेंथ को इतना और ज्यादा कर दिया, तो आपको बताना है कि न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब एक बात तो याद रखें कि वॉल्यूम रिमेन सेम। तो इनमें स्ट्रेचिंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको अटेम्प्ट, ये तो आ गई आपकी नई लेंथ। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5/4L। ठीक है, तो सिंपल है, 5/4L आ जाएगा। अब सीधा सीधा देखें, इस क्वेश्चन में करना क्या है, वॉल्यूम रिमेन सेम मतलब AL इज इक्वल टू A डैश L डैश। ठीक है, आपको पता है कि एरिया A है, लेंथ L है,
अब जो एरिया है वो ए डैश है, नई जो लेंथ आ रही है वो 5/4 इंटू एल आ रही है। ठीक है, यहाँ से एल कैंसिल हो गया और आपके पास एरिया के अंदर रिलेशन आ गया। ठीक है, तो एरिया के अंदर अगर रिलेशन आ गया तो आगे कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखें। यहाँ पे ए हो गया, ए इज इक्वल टू ए डैश 5/4, ये आपके पास रिलेशन है। और हमें पता है कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/A1 इंटू A2/L2। ठीक है, तो ये लेंथ पहले कितनी है, L है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया L। और नीचे जो लेंथ है वो कितनी है अब 5/4L। ठीक है, 5/4L। ठीक है, पहले एरिया कितना है और अब एरिया की रेशियो क्या है, मतलब पहले जो एरिया है वो आपका A है। अब जो नया एरिया आया है ए डैश की वैल्यू आप इसमें से निकालेंगे तो ये 4/5 इंटू ए आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5 इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 4/5। तो नीचे 5 है, ऊपर क्या है 4। ठीक है, तो ये आ गया 16/25। तो ये रिलेशन आपके पास आया R1/R2 का। ठीक है, R1/R2 का रिलेशन आ गया आपके पास। अब आपको गिवन क्या है R1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गिवन है R1, तो R1 की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, R1 की वैल्यू आपके पास गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2। तो ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ R2/R1, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 25/16। ठीक है, और इंटू 10 कर देंगे। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये R1 है और R1 इधर से अगर मैं इसको निकाल दूं और ये R1 को हम कहाँ पे ले गए, R1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके R1 की वैल्यू पहले गिवन थी। तो आपका जो आंसर आएगा 250 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी वैल्यू आएगी 15.6 ओम। तो 15.6 ओम इसका आंसर है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, इसको मैं एक शेडेड कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। मान लो ये जैसा भी डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है, ये वाली जो लेंथ दे रखी है L दे रखी है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस दे रखी है वो T दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरिया, मतलब इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, रो एल बाय ए होता है, रो एल बाय ए होता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखो जो इसकी लेंथ है, तो इसकी जो लेंथ है, तो देखो यहाँ से करंट चलेगा और यहाँ तक जाएगा, तो ये तो इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ जो हम लेके चलेंगे वो क्या होगी, रो एल अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरिया है, अब ये एरिया कितना होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो एरिया होगा वो कितना होगा। एरिया जो है उसमें ये देखो, ये जो लेंथ है ये भी L है क्योंकि स्क्वायर शीट है। ठीक है, अगर ये L है तो ये भी क्या होगा L, तो ये L हो गया और ये हो गया T, तो इसका एरिया हमने देखना होता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम वायर में से करंट पास करते हैं, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो लेंथ हम ये लेके चलते हैं और एरिया हम ये लेके चलते हैं। इसमें भी सेम केस यही हो रहा है कि लेंथ हम ये लेके चलेंगे क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, और एरिया हम इसके नॉर्मल जो होता है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या एरिया होगा, तो इसका एरिया होगा L इंटू टी। देखो ये हो गया L और ये हो गया T। ठीक है, अब देखो L इंटू टी, तो L से L कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू रो अपॉन टी हो गया। तो इससे हमें क्या समझ आया कि इसमें L कोई टर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें A भी नहीं आ सकता और C भी नहीं आ सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ T है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ T। तो ये आ गया। उसके बाद देखो, इसके बाद हम देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ये भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ये भी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी
डिपेंड कर रहा है टाइम टी पे तो थिकनेस पे, मगर इंडिपेंडेंट ऑफ एल, इसमें कोई एल है नहीं है, तो ये इसकी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब तो। ठीक है, अ वायर जिसकी लेंथ हमें दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, उस वायर को स्ट्रेच बाय किया हुआ है। यहाँ पे अगेन लेंथ बाय बाय किया हुआ है, मतलब स्ट्रेच बाय, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ पहले एल थी, अब जो नई लेंथ आएगी वो पहले एल थी, अब उस लेंथ में उसका 10% जोड़ दिया, तो ये न्यू लेंथ आएगी। और जैसे ही वायर को स्ट्रेच करेंगे अगेन वॉल्यूम विल बी सेम, ये कंसेप्ट तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। तो इसका जो आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द गोल्ड वायर ऑफ रेजिस्टेंस 24, तो उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 24 ओम। उसके बाद उसकी जो लेंथ है, मतलब स्ट्रेच यूनिफॉर्मली इक्वल टू 4 टाइम द ओरिजिनल लेंथ। अब 4 टाइम्स उसकी लेंथ पहले एल थी, अब 4 एल कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका सीधा सीधा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, स्ट्रेच स्ट्रेच टू का या स्ट्रेच लिखा हो सिंपल, बाय ना लिखा हो, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, शॉर्टकट मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, ये पहले वाला रेजिस्टेंस है, अब ये 4 टाइम्स हो गया तो 4 पावर 2, और पहले वाला रेजिस्टेंस है 24, तो ये नया रेजिस्टेंस जो है वो आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो डी आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का, द वायर ऑफ लेंथ एल इज स्ट्रेच्ड टू 2L कीपिंग द वॉल्यूम सेम, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आर डैश इज इक्वल टू एन स्केयर आर। तो अब उसकी लेंथ पहले एल है, अब 2L कर दी है, मतलब स्ट्रेच 2 लिखा हुआ है अगेन, तो ट्वाइस कर दिया इसको, तो ये आएगा, तो इसका आंसर आएगा 25th का 4 टाइम्स। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी जो लेंथ आएगी वो, और सॉरी नया रेजिस्टेंस आएगा वो पहले से 4 गुना ज्यादा हो गया। तो आई थिंक ये सारे आपको 25 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।